Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are going to learn about another interesting facts about evolution. So let's start. So now पिछले लेक्चर में हमने कुछ एविडेंस देखे थे जो कि इवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे, राइट? हमने मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस देखे, एनाटॉमिकल एविडेंस देखे. अगर आपने नहीं देखे तो पिछले वीडियोस आप देख लो. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है वेस्टिजियल ऑर्गन्स. ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं एग्जैक्टली वो मैं आपको बता दूँ. सी, वेस्टिजियल ऑर्गन यानी ऐसे ऑर्गन जो कि हमें पहले यूज़ होते थे बट अभी वो यूज़ नहीं होते. ठीक है, पहले यानी कि जो भी हमारे एंसेस्टर्स थे वो उन ऑर्गन्स का यूज़ करते थे बट अभी प्रेजेंट में हम उन ऑर्गन का यूज़ नहीं करते. ठीक है, इसके लिए वो रिड्यूस्ड हो गए. ओके, हमने क्या देखा, इवोल्यूशन में जो भी ऑर्गन हम यूज़ करते हैं वो इवॉल्व होता है, जो भी हम यूज़ नहीं करते उसमें इवोल्यूशन नहीं होता और वो रिड्यूस होता है. अभी ये जो है कौन सा ऑर्गन हम यूज़ करेंगे, कौन सा ऑर्गन हम यूज़ नहीं करेंगे, ये सिलेक्ट करता है नेचर. इसके लिए हम इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, नेचर सिलेक्ट करता है कि हम कौन सा ऑर्गन यूज़ करेंगे, कौन सा ऑर्गन यूज़ नहीं करेंगे. जो भी ऑर्गन हम यूज़ करेंगे उसमें इवोल्यूशन होगा और वो और डेवलप होगा, और जो भी ऑर्गन हम यूज़ नहीं करेंगे उसमें इवोल्यूशन नहीं होगा और वो रिड्यूस्ड हो जाएगा एंड थोड़े टाइम के बाद वो गायब हो जाएगा. ठीक है, इसके लिए मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ब्रेन का यूज़ करो. ठीक है, अगर ब्रेन का आप यूज़ नहीं करते हो तो वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट? बट एक्चुअली हुआ क्या है, इवोल्यूशन में हमने ब्रेन का यूज़ बहुत ज़्यादा किया है. इसके लिए जो भी हमारे एंसेस्टर्स थे उनमें ब्रेन का जो भी वॉल्यूम था वो छोटा सा था बट अभी ब्रेन का वॉल्यूम बढ़ गया है एज कंपेयर टू देम. बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन हमने ब्रेन का ज़्यादा यूज़ किया, इसके लिए उसमें इवोल्यूशन होता गया और उसका साइज बढ़ता गया. आगे हम अगर ब्रेन का यूज़ और बढ़ाते हैं, मे भी ऐसा हो सकता है कि जो भी हमारे आगे का जनरेशन होगा यानी कि बहुत साल के बाद का, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, उनका जो ब्रेन होगा वो आज का जो ब्रेन है उनसे भी बड़ा होगा और उनसे एडवांस होगा. ठीक है, इसके लिए अगर इवोल्यूशन में हम क्या कहते हैं, अगर कोई हम ऑर्गन यूज़ करते हैं तो उसमें इवोल्यूशन होगा और वो और कॉम्प्लेक्सिटी गेन करेगा एंड अगर नहीं होता है तो वो रिड्यूस हो जाता है यानी कि उसका साइज कम हो जाता है और वो नॉन फंक्शनल हो जाता है. ठीक है, सो वेस्टिजियल ऑर्गन्स का कुछ एग्जांपल है. सबसे पहला एग्जांपल है अपेंडिक्स. ठीक है, अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है जो कि रूमिनेंट्स में पाया जाता है. फॉर एग्जांपल हमारे जो भी कैटल्स है, गाय हो गया, उनमें ये रूमिनेंट अपेंडिक्स पाया जाता है. वो क्या करते हैं, वो ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं. वो जो ग्रास एंड लीव्स है दे आर बिट डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट. इसके लिए उनके बॉडी में अपेंडिक्स होता है जो कि ये जो ग्रास है या फिर लीव्स है उन्हें डाइजेस्ट करता है. हमारे जो भी एंसेस्टर्स थे वो भी तो लीव्स खाते थे, वो भी पेड़ पे रहते थे, लीव्स खाते थे, ग्रास खाते थे. इसके लिए उनमें ये अपेंडिक्स होता था और ये अपेंडिक्स फंक्शनल था. ठीक है, इसके लिए जो भी अपेंडिक्स की वजह से ही जो भी उन्होंने ग्रास खाया है, रॉ ग्रास खाते थे, रॉ लीव्स खाते थे, वो डाइजेस्ट हो जाता था. बट विथ टाइम हम लोग ने फायर भी देख लिया. देन फायर के वजह से हम जो भी हमारा फूड था वो हम कुक करने लगे, बॉईल करते हैं. अभी तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, बॉईल करते हैं, फ्राई करते हैं, स्टीम में बहुत सारा कुछ करते हैं. अभी हम लोग कुक्ड फूड खाते हैं, कुछ भी हम अंडर कुक्ड नहीं खाते. ओके, सो जो भी एक कुक फूड है ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है डाइजेस्ट करने के लिए. इसके लिए हमें आज अपेंडिक्स की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. तो बहुत सालों पहले से हम कुक्ड फूड खा रहे हैं, इसके लिए अभी हमें अपेंडिक्स की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए अपेंडिक्स का साइज़ छोटा छोटा हो गया एंड अभी हमारे बॉडी में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है. वो एक यूजलेस ऑर्गन बन चुका है. ठीक है, वो पहले के टाइम में यूज़फुल था, अभी वो यूज़फुल नहीं है. इसके लिए ऐसे ऑर्गन को हम कहेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन, जो पहले यूज़फुल था बट अभी यूज़फुल नहीं है. मे बी और कुछ थाउजेंड्स ईयर में हमारी बॉडी में अपेंडिक्स होगा ही नहीं, पूरा का पूरा गायब हो जाएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट है टेलबोन. जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो पेड़ पे रहते थे. ठीक है, तो उनको बैलेंस के लिए टेल ज़रूरी था.
ठीक है। अभी आजकल तो आप कोई, आई डोंट थिंक आप पेड़ पे रहते हो कोई, आप लोग प्रॉपर सब लोग हम घर में रहते हैं, ठीक है। सो हमें टेल की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन हमने विद इवोल्यूशन टेल का यूज़ किया ही नहीं, इसके लिए टेल रिड्यूस्ड हो गया। एंड अभी हमारे बॉडी में टेल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और एक सिर्फ ये छोटा सा एक टेल बोन है। इस टेल बोन को पहले के टाइम में टेल हुआ करता था, ठीक है, ऐसे एक बड़ा सा टेल हुआ करता था, बट अगेन हमने यूज़ नहीं किया टेल का, इसके लिए विथ इवोल्यूशन उसका कुछ रिडक्शन होते गया एंड अभी हमारे बॉडी में टेल बिल्कुल भी नहीं है। सो ये जो टेल बोन है इसका भी कोई यूज़ नहीं है, इसके लिए हम इसे भी कहेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन। पहले यूज़फुल था, अभी यूज़फुल नहीं है। वैसे ही ये हमारे बॉडी में और कुछ यूजलेस ऑर्गन्स है, जैसे कि ईयर पिन्ना हो गया, देन विजडम टीथ हो गया। ये भी आज के टाइम में हमें इन ऑर्गन्स का कोई यूज़ नहीं था, पहले के टाइम में यूज़ था बट अभी यूज़ नहीं है, इसके लिए हम इसे भी कहेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। सो अगर वेस्टिजियल ऑर्गन का डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ऑलराइट, जो कि डीजेनरेट होते जा रहे हैं, ठीक है। और एक अगर आपको एग्जांपल लेना है तो हम हेयर, जो भी हमारे बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट है उनका एग्जांपल्स ले सकते हो। पहले के टाइम में जो भी एंसेस्टर्स थे उनके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, राइट। सो उनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर्स होते थे जो कि उन्हें विंटर से बचाते थे, समर से बचाते थे, ऑलराइट। बट अभी हम लोग सारे के सारे लोग कपड़े पहनते हैं, इसके लिए हमारा प्रोटेक्शन ऑलरेडी हो रहा है, इसके लिए हेयर्स का कोई यूज़ नहीं है, तो वो यूजलेस बन गया। इसके वजह से जो भी पहले के एंसेस्टर्स थे उनमें हेयर बहुत ज़्यादा होता था, अभी हेयर्स इतना ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता, फ्यूचर में इसका जो नंबर है वो और कम हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी हम वेस्टिजियल ऑर्गन में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अगर आपको एग्जाम्पल डेफिनेशन पूछा है तो आप ये लिखोगे, एंड एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आप ये 4 एग्जाम्पल दे सकते हो, ऑलराइट। सो ये था अगेन एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, ओके। सो नेक्स्ट आता है पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पेलिएंटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। आपने फॉसिल्स देखे होंगे डिस्कवरी चैनल पे, जो भी एक्सकेवेशन करते हैं एंड जो भी नीचे मिलता है उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। सो लार्ज नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो एक्सेट्रा, ठीक है। जो भी कोई भी ऐसे अगर नेचुरल कैलेमिटी होता है जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह हो गया, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है, एंड जो भी वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो भी उसके अंदर दब जाते हैं। यहाँ पे देखो, समझो ऐसे कोई तो एक ऑर्गेनिज्म था जो कि नीचे ज़मीन के नीचे दब गया, उसके ऊपर एक पूरा का पूरा ज़मीन आ गया, इसके वजह से बहुत सारा प्रेशर अंदर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो समझो किसी रॉक पे अगर वो ऑर्गेनिज्म ऐसे गिर गया तो वो रॉक पे इस ऑर्गेनिज्म का इम्प्रेशन लग जाएगा, ठीक है। ऐसे रॉक्स को हम कहते हैं फॉसिल्स, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी प्लांट का या फिर एनिमल्स का इम्प्रेशन छपा होता है, ओके। रेमिनेंट्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड, दीज आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो ये फॉसिल का एक डेफिनेशन है। अभी हम ये जो फॉसिल है वो थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे। सो देखो एग्जैक्टली होता क्या है, जस्ट अ सेकेंड। सो ये जो फॉसिल्स है इनका स्टडी इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। आपको एक डायग्राम मैं बाद में दिखाता हूँ कि देखो जो भी बहुत पहले वाले ऑर्गेनिजम्स थे, ओके, वो समझो यहाँ पे कोई तो एक पहले लैंड था जिसके इसके ऊपर कोई तो ऑर्गेनिज्म रहता था, ओके, XYZ। इसके ऊपर अर्थक्वेक की वजह से या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से ये नीचे दब गया, इसके ऊपर दूसरा कोई तो एक पर्टिकुलर लैंड का लेयर आ गया, देन इसके ऊपर समझो और कोई तो दूसरा ऑर्गेनिज्म भी था, देन इसका भी ऐसे ही कुछ तो डेथ हो गया, इसके ऊपर भी ऐसे लैंड आ गया। तो ये जो है ये क्या है, ये तो दब गए, अभी तो इनकी डेथ हो गई। तो ये जो है ये फॉसिल्स है, जो कि बहुत पहले के टाइम के फॉसिल्स थे, वो बहुत नीचे मिलेंगे, एंड जो भी लेटेस्ट वाले फॉसिल रहेंगे वो हमें ज़्यादा करके ऊपर मिलेंगे, ओके। इनका स्टडी भी इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में फॉसिल का डेफिनेशन पूछा जा सकता है तो आप ये दोनों पॉइंट्स लिख सकते हो, ऑलराइट। तो ये जो फॉसिल्स है उनका हम एज कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी समझो मैं कर रहा हूँ कोई तो एक्सकेवेशन एंड मुझे कोई तो फॉसिल मिल गया,
तो अभी ये फॉसिल कितना पुराना है ये हम कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हम यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। ये कार्बन डेटिंग इंपॉर्टेंट है, इसका हम पहले थोड़ा सा बेसिक स्टडी करेंगे एंड देन देखेंगे कि एग्जैक्टली कार्बन डेटिंग क्या होता है। ठीक है, सो हमारे एयर में कार्बन प्रेजेंट होता है, ये तो सबको पता है। तो ये जो कार्बन है इसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसको हम C12 कार्बन कहते हैं, जो कि नॉन रेडियो एक्टिव होता है। ओके, जो ऊपर के लेयर वाला कार्बन है इसमें सन में देखो, जो है सन है हमारा, इसमें बहुत सारे रेडिएशन होते हैं, बहुत सारे रेडिएशन होते हैं। वन ऑफ द रेडिएशन है कॉस्मिक रेज। इन कॉस्मिक रेज की वजह से क्या होता है, जो ये नाइट्रोजन होता है जिसमें 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि N16 होता है, इसमें से जो 2 हमारे प्रोटॉन्स है वो निकल जाएंगे। कॉस्मिक रेडिएशन बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, सो ये कॉस्मिक रेडिएशन जैसे किसी पे गिरेगा तो ये जो 2 प्रोटॉन्स है उनको ये उड़ा देगा। तो अभी इनमें प्रोटॉन्स कितने बचेंगे? 2 प्रोटॉन चले गए तो 6 प्रोटॉन बचेंगे एंड 8 न्यूट्रॉन। तो हर एक एलिमेंट में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। अगर अमाउंट इक्वल नहीं होता है, अगर इसमें डिसबैलेंस होता है तो उसमें रेडियो एक्टिविटी आ जाता है। ठीक है, सो ये जो कार्बन है इसमें 6 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, डिसबैलेंस है, इसके लिए इसमें रेडियो एक्टिविटी आ जाएगा। रेडियो एक्टिविटी यानी क्या? कोई भी एक एलिमेंट, अगर हम रेडियो एक्टिविटी कब कहेंगे, अगर वो कोई भी, समझो ये एक, हम इसे रेडियो एक्टिविटी कब कहेंगे? जब ये इसमें से रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, ये क्या करता है? रेडिएशन एमिट करता है। जो एलिमेंट रेडिएशन एमिट करता है उसे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। यहाँ पे देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो रेशियो है वो डिसबैलेंस्ड है, इसके लिए इस कार्बन में रेडियो एक्टिविटी आएगा। और ये क्या एमिट कर रहा है? तो ये न्यूट्रॉन एमिट कर रहा है। क्यों न्यूट्रॉन एमिट कर रहा है? बिकॉज उसे अपना जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल चाहिए। जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो इसे रेडियो एक्टिविटी से ये उड़ा देगा और इसे प्रॉपरली उसी लेवल पे लेके आएगा, जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन। तब ये एलिमेंट बन जाएगा स्टेबल। हर एक एलिमेंट को स्टेबल बनना है, किसी को अनस्टेबल नहीं बनना है। तो उस एलिमेंट को स्टेबल बनाने के लिए इसमें रेडियो एक्टिविटी देखा जाएगा। ओके, ये बात आपको समझ में आई होगी। सो अभी एयर में C14 भी प्रेजेंट है, C12 भी प्रेजेंट है, राइट? बिकॉज C14 कैसे बन गया? इस कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से बन गया। तो अभी का जो एयर है इसमें C12 भी प्रेजेंट है एंड C14 भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है इसमें। ऑलराइट, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। ये एयर में देखो दोनों प्रेजेंट है, C12 भी है और C14 भी प्रेजेंट है एयर में। ये है हमारा कार्बन, दोनों भी हमारे कार्बन के ही फॉर्म्स है। अभी ये कार्बन कौन यूटिलाइज करेगा? प्लांट्स यूटिलाइज करेगा। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अंदर एंड ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। हम उल्टा करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। हम जो करते हैं उसे रेस्पिरेशन कहते हैं, प्लांट्स जो करते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना है, ये फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में। ठीक है, ये जो प्लांट है अभी ये C12 भी ले रहा है, C14 भी ले रहा है। प्लांट ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि वो सिर्फ C14 लेगा या फिर C12 लेगा, वो जो भी कार्बन है उसे ले लेगा। सो यहाँ पे C14 एंड C12 का एक पर्टिकुलर अमाउंट प्लांट्स ने ले लिया। अभी प्लांट को खाएगा कौन? ये एनिमल है। ठीक है, कोई हंसेगा नहीं मेरे डायग्राम पे, ये मेरे स्टूडेंट्स का फेवरेट डायग्राम है। ऑलराइट, सो ये जो जिराफ है ये उसने ये प्लांट खाया, तो ये जो कार्बन है जो प्लांट में था वो इस एनिमल के अंदर चला गया। तो जब तक ये एनिमल लिविंग है तब तक उस एनिमल के बॉडी में C12 to C14 रेशो कांस्टेंट होगा। ठीक है, C12 to C14 रेशो कांस्टेंट होगा। जैसे ही इस एनिमल का डेथ हो जाता है, तो हमने तो पहले ही देखा था कि जो C14 वाला है ये क्या है? रेडियो एक्टिव है एंड ये नॉन रेडियो एक्टिव है। तो जैसे ही डेथ हो जाता है तो जो C14 है उसका रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। ओके, एंड जो डेथ होने के बाद
ऑब्वियसली डेथ होता है तो सारा का सारा जो भी कार्बन है उसमें जो भी ये रेडियो एक्टिव कार्बन है C14 वो रेडियो एक्टिविटी एमिट करेगा, रेडिएशंस को एमिट करेगा, राइट। तो जैसे ही ये देखो पहले ये कांस्टेंट था, जब वो लिविंग स्टेट में था तब वो कांस्टेंट था, बट जब उसकी डेथ हो जाएगी तब तो ऑब्वियसली कोई प्लांट को खाएगा नहीं, तो उसके अंदर का जो भी ये C14 है ये बाहर चला जाएगा, एमिट हो जाएगा। तो जैसे ही ये C14 बाहर चला जाएगा तो ये जो कांस्टेंट रेशो था वो तो चेंज होएगा, राइट। जब वो लिविंग स्टेट में था तब वो कांस्टेंट था, जब उसकी डेथ हो गई तो ये C14 रेडियो एक्टिविटी एमिट करेगा, जिसकी वजह से ये जो कांस्टेंट रेशो था ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो एज C14 इज रेडियो एक्टिव इट विल डीके, देयरफॉर कांस्टेंट C12 टू C14 रेशो विल चेंज, ठीक है। तो ये जो चेंज रेशो है ये हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना C14 चला गया, ठीक है, कितना C14 चला गया। जितना ज़्यादा C14 चला गया उतना ही वो पुराना ऑर्गेनिज्म था, जितना कम C14 चला गया यानी कि उसकी डेथ अभी हुई है, ठीक है। सो ऐसे हम रेशो को कैलकुलेट करके उस ऑर्गेनिज्म का अप्रॉक्सीमेट एज निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं कार्बन डेटिंग, ठीक है। जितना ज़्यादा C14 चला गया उतना ज़्यादा वो ऑर्गेनिज्म पुराना था, एंड जितना अगर समझो कोई ऑर्गेनिज्म में बहुत कम C14 चला गया इसका मतलब उसका डेथ अब भी हुआ है, बहुत पहले नहीं हुआ है, ठीक है। सो ऐसे हम बहुत स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसे हम रेशो को कैलकुलेट करके वो ऑर्गेनिज्म का अप्रॉक्सीमेट एज निकालते हैं, जिसे ही हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। सो इसका डेफिनेशन क्या आता है, The time passed since the death of a plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14 to C12 ratio, which is present in their body. This is called as carbon dating. तो अगर आपको डेफिनेशन आता है तो आप ये डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। सो आई होप आपको कार्बन डेटिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ठीक है। सो देखो ये एक फॉसिल का स्ट्रक्चर है, देखो ये जो एकदम नीचे वाला लेयर है, राइट, इसमें बहुत पहले वाले ऑर्गेनिजम्स दब गए हैं, ठीक है, जो बहुत बहुत पहले आए थे इस धरती पे, ठीक है। इसके बाद वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स है ये मे बी उनके बाद आए होंगे, इसके आगे वाले, इसके बाद, इसके आगे वाले, इसके बाद, और ये जो थे ये मोस्ट इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। जो बहुत पहला अर्थक्वेक आया होगा इसमें ये नीचे चले गए, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, एंड ये बहुत लेटेस्ट वाले फॉसिल्स थे, ठीक है। तो हम ऐसे स्टडी करके, फॉसिल्स का स्टडी करके बता सकते हैं कि सबसे पहले इनवर्टिब्रेट आया था, बिकॉज इनवर्टिब्रेट का फॉसिल हमें बहुत नीचे मिला था। जितना नीचे फॉसिल मिलेगा उतना उनका एज पुराना होगा। सो इनवर्टिब्रेट हमें बहुत नीचे, बहुत एक्सकेवेट करने लगा, उसके बाद हमें इनवर्टिब्रेट मिला। इसके लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि इनवर्टिब्रेट बहुत पहले आया था, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर था हमें कुछ एम्फीबियाज मिले, देन हमें रेप्टाइल्स मिले, एंड एकदम ऊपर हमें एव्स मिले। सो हम ऐसा कह सकते हैं इस डायग्राम को देख के एव्स बहुत बाद में आए, एव्स लेटेस्ट है, इनवर्टिब्रेट बहुत ओल्डेस्ट है, ऑलराइट। सो ऐसे स्टडी करके हम कोई ऑर्गेनिज्म का अप्रोक्सीमेट एज भी बता सकते हैं, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया ये भी बता सकते हैं। एंड कुछ साइंटिस्ट, मतलब ऐसा भी इससे प्रूफ हुआ है कि जो भी वर्टिब्रेट्स है वो इनवर्टिब्रेट से ही इवॉल्व होके आए हैं, ऑलराइट। इवोल्यूशन होते गया इनवर्टिब्रेट का वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट जो भी ऑर्गेनिज्म थे उनमें इवोल्यूशन हो गया और वो वर्टिब्रेट में कन्वर्ट हो गए विद द हेल्प ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऑलराइट। सो ऐसे होता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ऑलराइट। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको आज का लेक्चर में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा। सो वी विल स्टॉप हियर। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।